फाइन ऑर्गेनिक, जैसा इस कंपनी का नाम है उतनी फाइन ये कंपनी भी है। समझने की कोशिश करते हैं एक्चुअल में है या फिर नहीं है। फाइन ऑर्गेनिक बिजनेस जो काम करती है या फिर इंगेज्ड है इन द बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ओलेकेमिकल बेस्ड एडिटिव्स। अब सबसे पहले ये बात कर लेते हैं कि एक केमिकल कंपनी है, स्पेशलिटी केमिकल। उसके अंदर भी इस कंपनी की जो स्पेशलिटी है ओली केमिकल बेस्ड कुछ जो एडिटिव्स होते हैं वो बनाती है। अब सवाल ये आता है कि एडिटिव्स क्या होते हैं, वो हम जैसे अगली स्लाइड में पहुंचेंगे क्लियर हो जाएगा, लेकिन ये आप समझिए। साथ ही में अगर हम बात करें, इट इज़ अमंग द सिक्स ग्लोबल लेवल के अगर हम बात करें जो लार्जेस्ट ग्लोबल प्लेयर है, किस प्लेयर की, पॉलीमर एडिटिव्स। अगेन एडिटिव्स यूज हुआ है, उसमें से इसका नाम निकल के आता है। सबसे पहले तो हम समझेंगे एडिटिव्स, और उसमें भी जो पॉलीमर एडिटिव्स हैं उसमें ग्लोबल लेवल पर सबसे बड़े जो हैं छः कंपनीज में इसका नाम निकल के आता है। इस तरह से आप समझिए। अब अगर हम बात करें इसके जो क्लाइंट है वो है, इस क्लाइंट के जो कस्टमर हैं, जैसे कि आप जानते हैं कोका कोला, ब्रिटानिया, एशियन पेंट, पार्ले, पिडिलाइट, बाजो पेंट्स एक्सेट्रा। तो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, ये सारे लिस्टेड कंपनी है, ये हैं इस कंपनी के क्लाइंट्स। अब अगर हम बात करें डिमांड्स पर जो ओले केमिकल यानी कि जो ये कंपनी बनाती है आर इंक्रीजिंग एज दे आर ग्रीन एडिटिव्स एंड इन्वायरमेंट फ्रेंडली। तो ये है इस कंपनी की अभी तक की हिस्ट्री, और बची जो हिस्ट्री है वो यहाँ क्लियर हो जाएगी। 1970 में कंपनी फॉर्म हुई थी, तब से काम कर रही है, यानी ऑलमोस्ट 50 ईयर की जर्नी आपके सामने, आपकी स्क्रीन के सामने। आप चाहे तो इनको पढ़ सकते हैं। बाकी हम हाइलाइट्स के फॉर्म में समझने की कोशिश करते हैं। 1970 में कंपनी बनी थी, एंड उसके बाद अगर हम बात करें इस बीच में बहुत सारे इन्होंने सेटअप किए। 1973 और 88 में अगर हम बात करें फर्स्ट फूड एडिटिव फैसिलिटी इन्होंने उसको बनाया था, लगाया था, या फिर उसके बाद फिर इस तरह से इन्होंने आगे बढ़ना शुरू किया। ये कंपनी जो लिस्ट हुई थी मार्केट में, अगर हम बात करें 1970 में फॉर्म होने के बाद यहाँ पर लिस्ट हुई थी, यहाँ पर यानी कि 18 और 20 में लिस्ट हुई थी। इस बीच में क्या क्या रहा, कुछ जॉइंट वेंचर रहे, ये आप देख सकते हैं, सारी चीज़ें आपके सामने हैं। आफ्टर ऑल दिस आप समझने की कोशिश करते हैं इस कंपनी के जो प्रोडक्ट है या फिर इनके जो डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है उनको समझने की कोशिश करते हैं, प्लस एडिटिव्स भी समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं, जैसे कि हमारे घर पे कोई भी सामान, कोई भी अगर हम फूड की चीज़ें की बात करें, एक या दो दिन में ख़राब हो जाता है। लेकिन जो पैकेज्ड फूड होता है, जो आप देखते हैं कहीं भी पैकेज फूड होता है, पैक्ड फूड, वो एक या दो दिन में ख़राब नहीं होता। लेकिन हमारे घर में गर्मियों के सीज़न में या फिर किसी भी टाइम में एक या दो दिन में ख़राब हो जाता है। ऐसे में जो उसको सेल्फ लाइफ को बनाए रखता है, वहाँ पर कोई ना कोई चीज़ तो है, उसमें कोई ना कोई चीज़ तो है जो उसको बचा के रख रही है, उसकी सेल्फ लाइफ को बचा के रख रही है। तो ऐसे में इस कंपनी का वो प्रोडक्ट है, यानी कि जो फूड एडिटिव्स की हम बात कर रहे हैं, यही वो एडिटिव्स हैं जो मेंटेन करते हैं द क्वालिटी एंड फ्रेशनेस ऑफ द फूड प्रोडक्ट। आप समझ पा रहे होंगे कि ये किसके काम क्या है और क्या है ये एडिटिव्स। एंड साथ ही में अगर हम बात करें, हम पहले पार्ट को हम कवर कर रहे हैं यहाँ पर, दिस वन फूड एडिटिव्स में। एडिटिव्स फॉर मेंटेनिंग द क्वालिटी एंड द फ्रेशनेस ऑफ द फूड प्रोडक्ट, ये आप समझ गए। और साथ ही में अगर हम बात करें स्ट्रक्चर, अगर सामान या फिर चीज़ को या फिर कोई प्रोडक्ट ख़राब नहीं होगा तो उसका जो ऐसा स्ट्रक्चर है वो भी वैसा ही बना रहेगा, ज़्यादा ख़राब नहीं होगा। प्लस ये हेल्प करता है इंक्रीज द सेल्फ लाइफ ऑफ द फूड प्रोडक्ट। तो ये है पहला इस कंपनी का प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में से पहला प्रोडक्ट। दूसरा अगर हम बात करें, अब आप समझिए जो हम शुरू में हमने पढ़ा था पॉलीमर एडिटिव्स में, इस कंपनी का जो नंबर निकल के आता है वर्ल्ड के टॉप 6 में से, इस कंपनी का नाम निकल के आता वो था पॉलीमर एडिटिव्स में। ये कहाँ यूज़ होते हैं, जो प्लास्टिक प्रोडक्ट होते हैं वहाँ पर उनकी चीज़ों को बचाए रखने के लिए। उसके बाद उसी तरह से आप पढ़ेंगे यहाँ पे एडिटिव्स और कोटिंग, हर जगह ये चीज़ें यूज़ होती हैं, तो कोटिंग में। उसके बाद अगर हम यहाँ कॉस्मेटिक की बात करें, वहाँ पर भी चीज़ें यूज़ होती हैं। फीड न्यूट्रिशन एडिटिव्स ये जगह, और उसके बाद स्पेशलिटी एडिटिव्स। तो हर जगह एडिटिव्स यूज़ होते हैं उसके सेल्फ लाइफ को बचाए रखने के लिए एंड फ्रेशनेस को बचाए रखने के लिए, उसका स्ट्रक्चर ख़राब ना हो, या फिर बाकी सारी चीज़ों के लिए इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ द चीज़ों के लिए। अब आप समझ पा रहे होंगे इस कंपनी के बारे में। इस कंपनी की बात करें, 460 प्लस इसके पास प्रोडक्ट हैं, 800 प्लस डायरेक्ट कस्टमर है एंड 180 प्लस डिस्ट्रीब्यूटर है ग्लोबली। तो एक अच्छे नंबर है। वहीं अगर हम बात करें प्रेजेंस, या फिर 75 प्लस कंट्रीज़ में इसका एक्सपोर्ट होता है, तो ये भी एक अच्छा नंबर है ना। अगर हम बात करें इन सब के बाद
इन्वेस्टर को इस कंपनी ने क्या दिया। कंपनी को तो आप बड़े ही बेसिक वे में समझ गए, स्पेशलिटी केमिकल में है, उसके अंदर एक ओले केमिकल है, उसके अंदर एडिटिव्स ये कंपनी बनाती है और एडिटिव्स कहाँ कहाँ यूज़ होते हैं और क्या क्या ये काम करते हैं ये आप समझ गए। इन्वेस्टर को दिया इसने 1 साल में 21% के रिटर्न पॉजिटिव, 2 साल में 129 और 3 साल में 36% के रिटर्न दिए हैं इस कंपनी ने एज ऑफ नाउ। अब अगर हम बात करें इन रिटर्न को ड्राइव किया है इसके क्वार्टरली रिजल्ट ने। रिजल्ट में सबसे पहले आता है सेल्स, किसी भी कंपनी के लिए इंपॉर्टेंट होता है उसकी सेल्स नहीं होगी तो बाकी नंबर अपने आप माइनस में आ जाएंगे। तो ऐसे में 323, फिर उसके बाद ये चीज़ें आपको बढ़ते हुए नजर आई चारों क्वार्टर। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें 48, 51, 73, 80 सुपर। वहीं अगर हमारा 36, 32, 36, 50 और यहाँ पर 52, तो कहीं भी आपको वीकनेस नज़र नहीं है क्वार्टरली रिजल्ट में पिछले क्वार्टर में। अब अगर हम बात करें ईयरली में तो ये भी आप देख सकते हो चीज़ें अप ट्रेंड में बनी हुई है और यहाँ से भी 234 से हो चुका है 252। इसमें आपको छोटी ग्रोथ जरूर मिल रही है लेकिन पॉजिटिव में जरूर छोटी ग्रोथ है। अभी ग्रोथ कितनी है नेक्स्ट स्लाइड में समझ में आ जाएगा। 136 से ये हुआ नेट प्रॉफिट्स का 170, यहाँ पे 165, फिर एक डिप आया था यहाँ पर थर्ड क्वार्टर में, मार्च तो हम जानते हैं, एंड उसके बाद फाइनली जाके अभी कुछ रिकवर हुआ है TTM तक। बाकी ये जो चीज़ है जिस ग्रोथ की हम बात कर रहे हैं वो किस तरह से बढ़ रही है। 11 की बात है, 5 साल में इसका जो सेल्स ग्रोथ है वो 11% के आसपास है, 3 साल में 9 और 1 साल में भी 9 है। सेल्स ग्रोथ तो ये है लेकिन प्रॉफिट ग्रोथ की अगर हम बात करें उसमें आपको नेगेटिविटी ज़रूर देखने को मिलेगी। जो पहले 8 था फिर 4 हुआ और यहाँ पर हमें डिप देखने को मिला प्रॉफिट ग्रोथ में। जो हम बात कर ही रहे कि नंबर्स तो पॉजिटिव में है जो हमने यहाँ पर भी देखा था यहाँ पर, लेकिन उस तरह से जो हम एक्सपोनेंशियल ग्रोथ की बात करते हैं वो हमको थोड़ा सा वीकनेस दिखी और वो यहाँ पर भी आपको देखने को मिल रही है। ओवरऑल एक बड़ी फाइन कंपनी है जैसा नाम है। बाकी चीज़ आप यहाँ देख सकते हो 5 साल में 26 इस कंपनी की ROE है, यहाँ पे देखेंगे 26, 25, 17, 30 गुड, 33 ROC, फिर 32 और 1 साल में। ऑल्दो ये सारे नंबर अगर हम इनसे कंपेयर करें तो कम है लेकिन ओवरऑल अभी अगर देखा जाए अभी भी एक अच्छे शेप में ये कंपनी स्टैंड करती है। देन अगर हम बात करें होल्डिंग, मेजॉरिटी है प्रमोटर के पास 75%। आने वाले टाइम में हो सकता है कि प्रमोटर अपनी होल्डिंग को थोड़ा कम करें बट एज ऑफ नाउ सबसे ज़्यादा उन्हीं के पास है। बाकी रिमेनिंग है FIs के पास 7%, DIs के पास 11%, पब्लिक के पास है ओनली 7% के आसपास। तो कुल मिला के बैलेंस है, मार्केट में ज़्यादा नहीं है अवेलेबल क्योंकि मेजॉरिटी तो प्रमोटर के पास है। जितने शेयर अवेलेबल है मार्केट में वो FIs और DIs ने उठा लिए। एक बेहतरीन क्वालिटी का स्टॉक है, बेहतरीन क्वालिटी का होने के साथ बिजनेस भी एक ऐसा बिजनेस में जिसकी डिमांड रहेगी ही, जिसकी डिमांड ख़त्म नहीं हो सकती एज ऑफ नाउ। बाकी प्लेजिंग कुछ भी नहीं है, प्रमोटर ने कोई भी शेयर प्लेज नहीं रखा है क्योंकि कंपनी को हम बाद में सारी चीज़ें टेक्निकल देख लेंगे लेकिन सबसे पहले बिजनेस में समझ में आए। बिजनेस ऐसा होना चाहिए किसी भी XYZ कंपनी का कि वो अगले 10 साल 15 साल 20 साल सर्वाइव करेगा या नहीं करेगा, ये आपको सोचना। अगर नहीं करेगा फिर चाहे वो कितने भी अच्छे वैल्यूएशन पे हो या ना हो, आपको उसमें एंट्री नहीं करनी चाहिए अगर आप लॉन्ग रन के लिए देख रहे हैं तो। FIs DIs के बाद कुछ म्यूचुअल फंड हैं जिन्होंने इस कंपनी में इन्वेस्ट किया है। सबसे पहले अगर हम बात करें एक्सिस का, एक्सिस स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ 3.93 यानी ऑलमोस्ट 4% की होल्डिंग है। उसके बाद यूनियन स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ 3.24, SBI स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ 3.09 और निपॉन इंडिया स्मॉल कैप। ये वो 4 फंड हैं जिन्होंने एज ऑफ नाउ इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। तो आप समझ पा रहे होंगे FIs, DIs, प्रमोटर, म्यूचुअल फंड सभी ने एक अच्छा इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। तो एक बैलेंस है, एक स्ट्रॉन्ग बैलेंस के साथ स्ट्रॉन्ग भी है। वीडियो में हम फर्दर आगे बढ़े, अगर आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक्स मिल जाएंगे जिसके साथ भी आप कंफर्टेबल है अकाउंट ओपन करा सकते हैं। अदरवाइज लगे यूजफुल तो आप ज्वाइन बटन भी कंसिडर कर सकते हैं, इजीली आपको चैनल के ऊपर मिल जाएगा फॉर एक्स्ट्रा लर्निंग। अब अगर हम यहाँ बात करें स्टॉक की वैल्यूएशन के ऊपर, मार्केट कैप है एज ऑफ नाउ उसकी 13,750 इतने शेयर की इसकी एज ऑफ नाउ की मार्केट कैप बनी हुई है। उसके बाद डिविडेंड यील्ड 0.25, ज़्यादा डिविडेंड आपको देती नहीं है। EPS शानदार है 55+, इंडस्ट्री पी चले 45 और ये स्टॉक आपको मिल रहा है 81 के आसपास। यानी कि अगर हम बात करें इसके एज ऑफ नाउ टेक्निकल एनालिसिस तो बिल्कुल नहीं कर रहे, फंडामेंटल कर रहे हैं, लेकिन जब ये शेयर पिछले साल के हम बात करें 1 साल या फिर 1 साल से थोड़ा और ज़्यादा हो गया या रफली बात करें 1 साल, जब ये शेयर 2100, 2200, 2300 के आसपास ट्रेड कर रहा था तब इसको उस टाइम इसके ऊपर 2 वीडियोस हमने पोस्ट की कि एटलीस्ट इसको हमें लॉन्ग रन के लिए डेफिनेटली लेना चाहिए क्योंकि सिर्फ लंबे टाइम से शेयर चला नहीं है इसका मतलब ये नहीं कि स्टॉक प्राइस नहीं बढ़ा तो यहाँ से बिजनेस मॉडल ख़राब हो गया या फिर इसके फंडामेंटल चेंज हो गए। कुछ रीज़न की वजह से कभी कभी शेयर चलता है या फिर नहीं चलता है।
कभी कभी जो कंपनी, कोई भी कंपनी किसी फील्ड में काम करती है तो उसकी डिमांड थोड़ा कम हो जाती है, तो थोड़ा डेफिनेटली उसका इम्पैक्ट उसके शेयर प्राइस पर भी पड़ता है, या फिर कभी कभी एक्सटर्नल रीज़न भी आ जाता है। तो ऐसे में वो 2100-2200 2300 के आसपास ट्रेड करा था, उस वक्त 2 वीडियो बनाए थे, और आज के दिन आप देख पाएंगे 4000 से भी प्लस ये चला गया। तो किस तरह से इसमें अपमूव आया है, एग्जैक्टली 4000 का टारगेट हमने भी उस टाइम डिसाइड किया था। स्टिल वी आर होल्डिंग दिस बिकॉज हमें पता है कि इसमें और भी ज़्यादा पोटेंशियल है आने वाले टाइम में। तो 2200 से लेकर आप समझ पाएंगे 4000 प्लस ये चला गया है। अभी भी हमें लगता है बहुत दूर इसके टारगेट हैं। तो इसलिए अभी थोड़ा सा इसका अगर हम बात करें पी रेशियो के हिसाब से थोड़ा महंगा ज़रूर हो चुका है। जब भी आने वाले टाइम में आपको इसमें करेक्शन देखने को मिल सकता है, या फिर कभी मार्केट में ऐसा टाइम आता है, तब आप अच्छे शेयर को अपने रडार पर रख सकते हैं। एज ऑफ नाउ बिल्कुल 52 वीक पे चल रहा है, 52 वीक पे चल रहा है, इसका मतलब अभी ये बिल्कुल बुलिश हुआ पड़ा है। जब तक ये राइड आपको दे रहा है, जब तक आप इसमें ये स्विंग चल रहा है अपमूव का, तब तक आप इसे एंजॉय कर सकते हैं। उसके बाद चेज मत करना, सिर्फ रिटर्न देखिए। अगर चेज करेंगे तो फंस जाएंगे लंबे टाइम के लिए, क्योंकि जब स्टॉक कंसोलिडेशन के फेज में आता है या फिर डाउन ट्रेंड में आता है, 6-6 महीने 8-8 महीने या फिर इवन 1 साल तक के लिए भी रह सकता है। शॉर्ट ट्रेडर को उस वक्त दिक्कत हो सकती है, लॉन्ग रन में तो कोई प्रॉब्लम रहेगी नहीं। इसलिए एज ऑफ नाउ ये अप ट्रेंड में बनाए तो आप इसको एंजॉय कर सकते हैं, और जब इसमें ट्रेंड रिवर्सल होगा तब आपको शॉर्ट रन एज ए शॉर्ट टर्म ट्रेडर के हिसाब से उस नज़रिए से आपको टाइम पे निकलना भी होगा। इसके बाद बात करें डेट, 89 CR के आसपास इस कंपनी के ऊपर डेट भी है, डेट फ्री नहीं है, यानी कि 0.27 इसका डेट टू इक्विटी रेशियो है। और इसी के कंपैरिजन कैश की बात करें बहुत ज़्यादा है, 261 इतना CR का कंपनी के पास कैश है। तो कंपनी चाहे तो डेट फ्री भी हो सकती है, बट कंपनी का फोकस अब थोड़ा एक्सपेंशन की तरफ ज़्यादा बना हुआ है, और बाकी जो करंट सिचुएशन है उन सिचुएशन को निपटने में ज़्यादा बना है। बट कंपनी का कैश अवेलेबल है, ये ज़्यादा अच्छा है। तो इसके बाद अगर हम बात करें एज ऑफ नाउ जो मार्केट में एनालिस्ट हैं 50% बाई की रेटिंग दे रहे हैं, 40% होल्ड की रेटिंग, और बाकी 10% सेल। जैसे कि हम खुद ही कह रहे हैं कि एज ऑफ नाउ बिल्कुल बुलिश हुआ पड़ा है, बिल्कुल लंबे कंसोलिडेशन से बाहर निकला, एंड एक अच्छे हर एक टाइम फ्रेम में बुलिश हुआ है। लेकिन जब इसमें ये जो रिसेंट का अपमूव है, जो स्विंग है, जो खत्म होगा, जब उसमें प्रॉफिट बुकिंग आएगी, तब आपको ध्यान रखना होगा। तो एज ऑफ नाउ एनालिस्ट की राय ये है, बाकी आपकी राय खुद की होनी चाहिए, ना कि हमें हमारे वीडियो देख के और एनालिस्ट के ये रिपोर्ट देख के। इस वीडियो में इतना ही मेरे हिसाब से। इस छोटे वीडियो में हमने कई सारी चीज़ें कवर करने की कोशिश की। थैंक यू सो मच।